और राइबोस, एल्डोज में आ गई ग्लूकोज, राइबोस, एरिथ्रोज और ग्लूकोहेप्टोज, जिसमें से उन्होंने डिटेल किसकी बताई हुई है, ग्लूकोज की। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड नेम इसका क्या है कि ग्रेप शुगर है, मतलब मीठा, मीठे से इसको वजह से, उसको स्वीटनेस की वजह से उसको ग्रेप शुगर बोल रहे हैं। वाइडली डिस्ट्रीब्यूट है नेचर में, यानी बहुत ज्यादा पाई जाती है। ये दूसरे शुगर्स के साथ भी कंबाइन कर सकती है, कंबाइन करने के बाद ये उनको डाइसेक्राइड्स में कन्वर्ट कर देगी। डाइसेक्राइड यानी दो जब मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे आपस में तो ये डाइसेक्राइड्स कौन कौन से आ गए, सुक्रोज आ गए, मेल्टोज आ गया, लैक्टोज आ गया। ये ग्लूकोज जैसे जैसे कंबाइन करेगी ये उनको कन्वर्ट कर देगी। इसके अलावा ये क्या कह रहे हैं कि कमर्शियली यानी मार्केट में ये स्टार्च की फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है, यानी मार्केट में ग्लूकोज की फॉर्म में भी अवेलेबल है और कमर्शियली जो है ये स्टार्च की फॉर्म में भी प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या है, इट इज द मेन शुगर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये भी हमने पढ़ लिया कि हमारी बॉडी में जो मेन शुगर है वो ये ग्लूकोज ही होती है। नॉर्मल जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है, यानी जो हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल होता है वो मैम स्क्रीन नहीं शो हो रही। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गई। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं की थी, अच्छा चलो। तो क्या मैं बता रही थी कि अगर इसका जो ब्लड नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टिंग स्टेज पे, यानी अगर आपने कुछ नहीं खाया हुआ तो ये ब्लड में होती है 80 to 100 मिलीग्राम। और रैंडम यानी जब आपने खाया हुआ है, आप वेल ईटन हो, यानी सुबह होगी, दोपहर या शाम का खाना कुछ भी खाया हुआ है, तो तब आपकी ब्लड में रैंडमली ये 100 से 120 मिलीग्राम जो है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा जो है वो कह रहे हैं कि ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहा जाता है, ग्रेप शुगर भी कहा जाता है, डेक्सट्रोज भी कहा जाता है, और कमर्शियली ये किस फॉर्म में अवेलेबल है, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक हो गया। यानी अब इसके तीन नाम हो गए, इसको ग्रेप शुगर भी कहते हैं, स्टार्च कमर्शियली फॉर्म में अवेलेबल है, और डेक्सट्रोज भी कहते हैं। और बाकी एल्डोज शुगर में किसकी एग्जांपल आ गई, राइबोस की आ गई, एरिथ्रोज की आ गई और ग्लूकोहेप्टोज की आ गई, ठीक हो गया। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट की, सॉरी मोनोसेक्राइड की, वो है फ्रुक्टोज, जो कि कीटोज शुगर में आता है। कीटोज यानी उसकी क्लास होगी, फ्रुक्टोज वो सब उसका मॉलिक्यूल हो गया। तो इसमें कौन कौन से और आते हैं, फ्रुक्टोज आ जाता है, एरिथ्रोलोज आ जाता है, राइबोलोज आ जाता है, सीडोहेप्टोलोज आ जाता है, ठीक हो गया। अब इनकी डिटेल पढ़ लेते हैं कि ये फ्रुक्टोज बेसिकली ये भी C6H12O6 होता है। अच्छा, अब ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में फर्क क्या है, ये भी C6H12O6 है, ये भी C6H12O6 है। फर्क ये है कि इसके कार्बन नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है और इसकी कार्बन नंबर 1 पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, यानी C डबल बॉन्ड O कीटो ग्रुप लगा होता है, और ग्लूकोज में CHO ग्रुप लगा होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट क्योंकि फंक्शनल फॉर्मूला डिफरेंट है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, तो वो दोनों को अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, ठीक हो गया। फंक्शनल ग्रुप की बेस पे ये दोनों अलग अलग है। तो फ्रुक्टोज देख लेते हैं कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ फ्रुक्टोज इज सुक्रोज। हमारी बॉडी में जो अगर हम फ्रुक्टोज हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करें, सुक्रोज को हम उसका इंटेक कर सकते हैं। और ये सुक्रोज जो होती है ये स्वीटेस्ट ऑफ द शुगर्स होती है, यानी तमाम शुगर्स में से बहुत ज्यादा मीठी होती है। जो प्योर हनी होता है, मतलब जो शहद होता है उसके अंदर फ्रुक्टोज होता है। तो अब आपको, हम सबको पता है कि जो शहद है वो बहुत मीठा होता है, तो अगर आपको फ्रुक्टोज चाहिए या सुक्रोज चाहिए तो आप शहद का इंटेक कर सकते हो। इट इज प्रेजेंट इन एप्रिशिएबल अमाउंट इन सेमिनल फ्लूइड एंड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर स्पर्मेटोजोआ। यानी जितना भी स्पर्मोजेनेसिस का प्रोसेस होता है उसमें भी ये क्या होता है, ये उस फ्लूइड के अंदर एनर्जी के सोर्स का एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक हो गया। सेकंड इसकी एग्जांपल में आ गया एरिथ्रोलोज, राइबोलोज और सीडोहेप्टोलोज, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास आ गई कार्बोहाइड्रेट्स की, डाइसेक्राइड्स। तो डाइसेक्राइड्स की डेफिनेशन है, फिर इसकी क्लासिफिकेशन है, इसकी क्लासिफिकेशन के बाद पॉलीसेक्राइड्स हैं और पॉलीसेक्राइड की क्लासिफिकेशन है, ठीक हो गया। तो डाइसेक्राइड्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इनकी मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ कि इसके अंदर क्या होते हैं, 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और जब इनकी हाइड्रोलिसिस होगी, यानी इनको वाटर की प्रेजेंस में आप इसकी लाइसिस करोगे, इसको तोड़ोगे, तो वो क्या करेगा, 2 मोनोसेक्राइड्स बना देगा, ठीक हो गया।
इसको मैं आपको फिगर बना के भी दिखा देती हूँ कि ये 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनके दरमियान में बॉन्ड है, ठीक है। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। हाइड्रोलिसिस हुई यानी वाटर की प्रेजेंस में लाइसिस हुई, ठीक है। यानी ये 1 आ गया, ये 2 हो गया। तो अब इनको इंडिविजुअली हम कहेंगे कि ये भी एक मोनोसेकेराइड है, ये भी एक मोनोसेकेराइड है। लेकिन जब ये जुड़े हुए थे इस बॉन्ड के थ्रू, तब हम इसको बोले थे कि ये डाइसेकेराइड है, ठीक है। इस बात की समझ आई? जब ये दोनों जुड़े हुए थे तब हम इसको डाइसेकेराइड बोले थे, और जैसे इनकी लाइसिस हुई, टूट गए, इनका बॉन्ड टूटा, टूटने के बाद उसने दोनों मॉलिक्यूल्स को अलग अलग कर दिया, और अलग अलग करने के बाद अब उसका नाम क्या है कि ये क्या है, ये भी एक मोनोसेकेराइड है, ये भी एक मोनोसेकेराइड है। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि अच्छा, दे आर लेस स्वीट देन मोनोसेकेराइड। ये हमने पढ़ लिया कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी स्वीटनेस कम होती जाएगी। नेक्स्ट उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि जो 2 मोनोसेकेराइड्स हैं वो किससे कनेक्ट होते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, यानी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और ये व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, यानी क्रिस्टल शेप के होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर में, और इनका जो मॉलिक्यूलर मास है यानी जो इनका वेट है वो किससे बड़ा होगा, मोनोसेकेराइड से बड़ा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 2 जुड़े हुए हैं तो बड़े होंगे, ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा। क्लासिफिकेशन इसकी देखी जाए तो क्लासिफिकेशन में ये होमोजीनस होते हैं और हेट्रोजीनस होते हैं। होमो मीन्स होता है सेम, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, जीनस मीन्स जीन, और हेट्रोजीनस का भी जीन का मतलब जीन्स। होमो मीन्स कि 2 एक जैसे मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं आपस में, यानी दोनों ग्लूकोज ही हैं। हेट्रो मीन्स के 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल, यानी हो सकता है कि एक ग्लूकोज हो और एक फ्रुक्टोज हो, यानी 2 डिफरेंट नेचर के मॉलिक्यूल्स जुड़े होने को आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अगर लिंक्ड होंगे तो उसको हम हेट्रोजीनस बोलेंगे, और जो सेम मॉलिक्यूल जुड़े होंगे उनको उसको हम होमोजीनस बोलेंगे। तो होमोजीनस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि इफ ऑल शुगर मॉलिक्यूल्स इन डाइसेकेराइड्स आर सेम। ऑल कितनी होंगी इसमें, ऑल मतलब 2 है। अगर दोनों शुगर सेम होगी तो उसको हम बोलेंगे होमोजीनस, जिसकी एग्जांपल है मॉल्टोज। मॉल्टोज जो है वो किससे मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस कौन से हैं, इफ ऑल शुगर मॉलिक्यूल्स, यानी वही 2 मॉलिक्यूल्स हैं अगर डिफरेंट होंगे दोनों, तो उस वक्त में हम उसको क्या कहेंगे कि वो हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल कहलाता है, जिसमें एग्जांपल आ गई सुक्रोज की। सुक्रोज मिलकर बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से, यानी ग्लूकोज की अपनी एक अलग नेचर है, फ्रुक्टोज की एक अलग नेचर है, दोनों मिलेंगे हेट्रोजीनस मॉलिक्यूल बनाएंगे। और ग्लूकोज ग्लूकोज यानी जब मॉल्टोज मिलेगा तो वो क्या बनाएंगे, होमोजीनस मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब सुक्रोज को पढ़ लेते हैं, जो कि ग्लूकोज से मिलकर बना था और फ्रुक्टोज से मिलकर बना था। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेक्राइन, यानी इसका दूसरा नाम, सुक्रोज से निकला है कि इसका दूसरा नाम सेक्राइन है। और ये टेबल शुगर होती है। टेबल शुगर से मुराद है कि जो हम घरों में जो हम चीनी इस्तेमाल करते हैं ना, वो बेसिकली सुक्रोज होती है, ठीक है, और उसको सेक्राइन बोलते हैं। लैक्टोज पढ़ लेते हैं, इसकी एग्जांपल में, हेट्रोजीनस की एग्जांपल में लैक्टोज आ जाती है। लैक्टोज किससे मिलके बनी है, ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से। और जो मिल्क शुगर है ना, यानी जितनी मिल्क में जो दूध में मिठास होती है ना, उसको, उस वाली शुगर को हम कहते हैं कि वो लैक्टोज शुगर है। यानी वो इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो बच्चों के जो आर्टिफिशियल पाउडर वाला जो मिल्क होता है, जो है बच्चे, किसने माइक अनम्यूट किया हुआ है? अपना माइक अनम्यूट मत करो, इस तरह रिकॉर्डिंग खराब होगी सारी। अच्छा, तो लैक्टोज जो मिल्क शुगर होती है, यानी जो मिल्क के अंदर जो शुगर होती है वो, जो मिल्क के अंदर शुगर होती है वो कौन सी होती है, लैक्टोज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, कहाँ चला गया, अच्छा, नेक्स्ट आ गया मॉल्टोज। मॉल्टोज जो कि किसकी एग्जांपल में आ रही थी, होमोजीनियस की एग्जांपल में आ रही थी, ठीक है। मॉल्टोज क्या करती है, जो कि किससे मिलकर बनी थी, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। इट इज कंपोज ऑफ 2 मोनोसेकेराइड्स, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और ये फ्रूट शुगर है। फ्रूट में ये ऑब्जेक्टिव में सारी चीजें आ सकती हैं कि मिल्क में कौन सी शुगर होती है, फ्रुक्टोज,
टेबल शुगर में, यानी जो हम घर में जो टेबल शुगर होती है उसमें कौन सी ग्लूकोज होती है, वो होती है सुक्रोज। और जो फ्रूट की शुगर होती है वो कौन सी होती है, मॉल्टोज। तो ये शुगर में आप और उस काम है, आपने अपना माइक भी बंद किया हुआ है। आपने अगर अपना माइक का अनम्यूट किया ना, मैंने अब आपको क्लास से निकाल देना। आपको पता ही नहीं है क्लास चल रही है, आप उसमें माइक का अनम्यूट करते जा रहे हो, बाकी तुमको का भी पढ़ने का रिदम खराब कर रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट आगे लास्ट आपकी कैटेगरी आ गई ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड्स कौन से नहीं, ओलिगोसैकेराइड के बाद पॉलीसैकेराइड्स भी रहते होंगे। हाँ, थर्ड कैटेगरी आ गई ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं वो होते हैं जो कि 3 से लेकर 10 तक इनके पास मोनोसैकेराइड्स होते हैं। जैसे ही इसको तोड़ने के बाद ये 3 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स बना सकता है। और ये फिजियोलॉजिकली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट से मुराद ये कि ये नेचर में इतने एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, नेचर में भी इतने एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए इसकी कैटेगरी को इतना नहीं पढ़ा जाता है। इसकी कैटेगरी के बारे में इंफॉर्मेशन भी कम है, मोस्टली इंफॉर्मेशन मोनो, डाई और पॉलीसैकेराइड्स के बारे में ही है। तो पॉलीसैकेराइड्स देख लेते हैं। पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल में क्या आ रहा है कि इनके पास क्या होती हैं, पॉलीसैकेराइड्स हैविंग मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स, यानी 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो अब ये टूटेंगे, तो टूटने के बाद ये क्या बनेंगे, पहले डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट होंगे, यानी पॉली से डाई में बने। डाई के बाद ये फर्दर इनकी और हाइड्रोलिसिस होगी, यानी ये फिर वाटर की प्रेजेंस में टूटेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोनोसैकेराइड्स में। और ये सारे क्या है, ये जो सारे जो मोनो डाई हैं, ये आपस में जब जुड़ते हैं तो जुड़ने के बाद ये क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो कॉम्प्लेक्स हमने क्या कहा था कि जैसे जैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स और ऐड होते जाएंगे, ये टेस्टलेस होते जाएंगे, ये उतने स्वीट नहीं रहेंगे। तो हम वही आगे लिखा हुआ है कि ये टेस्टलेस होते हैं और ऑप्टिकली इतने एक्टिव भी नहीं होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गई बात की क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड्स की, इसको किस किस में डिवाइड किया गया है। तो जैसे उसको डाइसैकेराइड्स को होमोजीनस और हेट्रोजीनस में किया गया था, इसको होमोपॉलीसैकेराइड्स में किया गया और हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स में किया गया। होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब ये है कि सारा का सारा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है ना वो एक ही तरह की शुगर से मिलके बना होगा। ठीक हो गया। और हेट्रो का मतलब ये है कि डिफरेंट शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बना होगा। तो होमो पढ़ लेते हैं क्या होते हैं, द पॉलीसैकेराइड्स व्हिच यील्ड वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, यानी टूटने के बाद ये एक ही तरह का मोनोसैकेराइड बनाते हो। तो इसके एग्जांपल में आ गया स्टार्च और ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है वो भी सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, और स्टार्च भी जो है वो सारे के सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ गया हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स। तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं कि जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, हेट्रो मींस डिफरेंट, तो ये टूटने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं, क्योंकि ये बने ही डिफरेंट मॉलिक्यूल से होते हैं। जिसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है म्यूसिलेज और हेमीसेलुलोज की। म्यूसिलेज क्या होती है, आपकी डिफरेंट ऑर्गन्स के इर्द गिर्द जो है जो मेम्ब्रेन होती है ना, कवरिंग, वो म्यूसिलेज की से मिलके बनी होती है। तो म्यूसिलेज जो है वो एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, यानी इसके अंदर जितने भी शुगर मॉलिक्यूल हैं वो सारे क्या हैं, अलग अलग जो है ना वो नेचर के हैं। इसके अलावा जो हेमीसेलुलोज होती है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये प्लांट है, प्लांट की जो बाहर वाली सेल वॉल होती है ना वो सेलुलोज से मिलके बनती है। ठीक है, और सेलुलोज क्या है, एक नहीं मतलब ग्लूकोज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, यानी एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, सेलुलोज बेसिकली क्या है, पॉलीसैकेराइड है। तो अब उन्होंने क्या बात की है कि ये जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये हेमीसेलुलोज में होते हैं। हेमी का मतलब होता है हाफ, यानी ये मुकम्मल तौर पे सेलुलोज नहीं है। तो ये जो हेट्रोपॉलीसैकेराइड्स है ना, ये बेसिकली हेमीसेलुलोज में मौजूद होते हैं, सेलुलोज में मौजूद नहीं होते हैं। सेलुलोज में होमोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं। एग्जाम्पल अब उन्होंने इन पॉलीसैकेराइड्स की क्या दी हुई है, पहली दी हुई है सेलुलोज। सेलुलोज मैंने बता दिया कि ये सेल वॉल ऑफ प्लांट में होती है। स्टार्च कहाँ पर होती है,
स्टार्च होती है प्लांट्स के फूड मटेरियल में, कॉर्न्स में और ग्रेन्स में, सारे जो दाने दूने उनके होते हैं। ग्लाइकोजन कहाँ पर होती है? ये बेसिकली हमारे जो मसल्स और लिवर में ग्लाइकोजन मौजूद होती है। स्टार्च कहाँ पर होती है? स्टार्च भी ग्रेन्स में होती है, सीड्स में होती है और ट्यूबर्स में होती है। जैसे ये जो रूट 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 वाली जो होती है ना वेजिटेबल, जैसे वो हो गई पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, इन सब में क्या होती है? स्टार्च अवेलेबल होती है। अब इसकी मजीद उन्होंने टाइप्स बताई हुई है कि स्टार्च की भी 2 टाइप्स होती हैं, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज जो होती है वो अनब्रांच होती है, इसमें तो नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, अनब्रांच होती है, और एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच होती है। यानी ब्रांच और अनब्रांच का मतलब ये है कि इसमें जो है सिंपल सादे ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऐसे अटैच हुए होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एमाइलोपेक्टिन होता है ना, उसमें ब्रांच होता है। ब्रांच कैसे बनी होगी? यानी इस तरह करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रांचेस ऐसे निकली होती हैं, ठीक है। पॉइंट है ना, इसकी वजह से इसको एक अनब्रांच होता है, यानी सादे सीधी एक ही लेन में मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक जो है किसी को अगर कोई बात समझ नहीं आई हुई है तो वो स्टूडेंट मुझे बता दे। हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट का पूरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई हुई है तो वो बता दे। साले बच्चे, आप अपना रिकॉर्डिंग को अभी स्टॉप करना जरा।